नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो पार्ट 13 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 13वें नंबर का, इसमें आज हम फिर से 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे तथा ये जो 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी परीक्षा जो पीईटी की होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ भी है। तो मंत्रिपरिषद जो है, हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वे किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। जैसे आप याद रखिएगा, जो हमारे देश के पीएम होते हैं ये हमारे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था उनका नाम था BN राव, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के, जिसे आप याद रखिएगा। तथा डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के में सम्मिलित नहीं होता, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुनने में निम्नलिखित में से कौन कौन हिस्सा लेते हैं तथा कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, आपको बताना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, परंतु राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे हिस्सा नहीं लेते हैं, ऊपर के तीनों लोग हिस्सा लेते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी आवश्यक होती है। तो आर्टिकल जो 61 है हमारे संविधान का, इसके तहत राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है तथा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, तथा यह जो महाभियोग का प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है। तो आप याद देखिएगा, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद के अभिन्न अंग होते हैं। हमारी जो संसद होती है यह लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है, जिसे आप याद रखिएगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो संसद की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, संसद में बैठते नहीं, लेकिन संसद के वे अभिन्न अंग होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब ये संसद के अभिन्न अंग किस प्रकार हैं, तो आपको पता होगा जितने भी बिल आते हैं संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, उनको जो है कानूनी रूप देते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन के बिना जो बिल होता है वह एक्ट नहीं बन पाता है, तो इस कारण से जो प्रेसिडेंट होते हैं वे संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेट यानी कि जल संधि जो है रूस और अलास्का को अलग करती है। तो इसमें से जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है यह रूस और अलास्का को अलग करती है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो ए है, इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती। तो वेस्टर्न फ्लो वाली नदियां कौन कौन सी हैं, आपको याद रखना है, और नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये 3 नदियां जो हैं ये वेस्ट की तरह नहीं जाके अरब सागर में आपकी गिर जाती है। इसके अलावा जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं, तो आपको याद रखना इसमें से जो महानदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यानी कि यह वेस्टर्न फ्लो यानी कि पश्चिम में नहीं बहती। तो 3 नदियां कौन कौन सी हैं, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन महानदी जाके बंगाल में गिरती है। अगला प्रश्न है, और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपको मिलेगा गुजरात में, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों फेमस है, किस जानवर के लिए यह फेमस है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ग्रीस जो है किसकी राजधानी है। तो ग्रीस आपको एथेंस की राजधानी मिलेगी, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं जो रोम है इटली की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है,
और पनामा जो है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका मनाया जाता है कब? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह 5 जून के दिन मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन है यह किस शहर में स्थित है? तो जो फेमस नेकचंद का रॉक गार्डन आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर आपका जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महारत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? तो आप याद रखिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनको जो है महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2021 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की? तो G7 जो समिट हुआ था 2021 का, इसकी मेजबानी की थी ब्रिटेन ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में जो है 2021 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा इस G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। तो आपको याद रखना है। तथा यह जो G7 समूह है सदस्यों का, आप याद रखिएगा, यह दुनिया के सबसे 7 पावरफुल कंट्रीज का समूह है, जिनमें 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा आपका हो गया, कनाडा, उसके बाद जर्मनी हो गया आपका, जर्मनी के बाद आपका आता है क्या? तो जर्मनी के बाद इटली आ जाएगा आपका, इटली के बाद जापान, फिर इटली के बाद जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 7 देश हैं, ये 7 देश सदस्य हैं G7 के। मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप याद देखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 7 इंपॉर्टेंट देश हैं किसके? तो G7 के। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा G7 समूह की जो स्थापना थी की गई थी कब? तो 1975 में। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व में किसी भी देश के लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वदेश विकसित पहली, आपको बताना है स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन जिसका नाम आपके सामने है क्या है? तो निमोसील। इस निमोनिया की वैक्सीन का नाम है निमोसील। इसका निर्माण करने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप याद देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्वदेश निर्मित निमोनिया की वैक्सीन का निर्माण किया गया जिसका नाम है निमोसील। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो कोविशील्ड कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई गई है इसी के द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तथा यह पुणे में स्थित है तथा इसके मालिक हैं अडार पूनावाला। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में हाल ही में ग्वालियर और ओरछा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए और बी, यानी कि आपका ग्वालियर और ओरछा, ये 2 शहर हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा हाल ही में मध्य प्रदेश का एक शहर था होशंगाबाद, इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपको मिलेगा चीन। टोटल लगभग 14 देशों की जो सीमाएं हैं ये लगती हैं चीन से। इस कारण से जो चीन है पूरे विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा मिशन सोलर चरखा को लॉन्च किया गया? तो जो मिशन सोलर चरखा इसको लॉन्च किया गया था MSME मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, MSME मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन सोलर चरखा को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है यह किया था AG टांसले ने, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। AG टांसले के द्वारा जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AG टांसले। और पैन का पूरा नाम आपको बताना है। तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। परमानेंट अकाउंट नंबर पूरा नाम होता है पैन का।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध आपको मिलेगा चंबल नदी पे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है चीफ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है यह की जाती है सर्वोच्च मतलब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है? तो आप याद रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में, यह किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से। तथा इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में 11वां जो शेड्यूल है, 11वां जो शेड्यूल है वो जोड़ा गया था। जैसे आप याद रखिएगा, हमारे संविधान का जो 11वां शेड्यूल है किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो पंचायती राज दिवस है प्रतिवर्ष हमारे देश में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? तो आप याद देखिएगा, केबुल लामजाओ, इसका नाम है केबुल लामजाओ। यह आपको मिलेगा कहाँ पे? तो यह आपको मिलेगा मणिपुर में। तथा यह विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर है। तो लोकटक झील आपको मिलेगी मणिपुर राज्य में। तो इसे आपको ध्यान देना है। इस तैरते हुए उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, IMF का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो IMF का पूरा नाम आपको मिलेगा क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। कहाँ? तो वॉशिंगटन DC में जो है IMF का हेडक्वार्टर है। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है IMF की वर्तमान में प्रमुख हैं। तो इसे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा जो है प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जो है निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनता है? तो जो एक्वारेजिया होता है निम्नलिखित में से किसको मिला के बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है एक्वारेजिया, जो स्वर्णकारों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ओणम त्यौहार आपको मनाया जाता है केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल में। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना सबसे पहले याद रखिए कब की गई थी? 1999। तथा यह प्रदान कौन करता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा 1999 में जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इस सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। तथा पहला जो सरस्वती सम्मान था दिया गया था 1999 हरिवंश राय बच्चन को। किसको? तो हरिवंश राय बच्चन को 1999 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो सरस्वती सम्मान है प्रतिवर्ष हमारे भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है, उन 22 भाषाओं में जो साहित्य लिखा जाता है उनको जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। यानी कि हमारे 8 शेड्यूल यानी कि हमारी 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं का जिक्र है, उन भाषाओं में जो भी साहित्य लिखा गया है उन साहित्य के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है प्रतिवर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में। तथा 2020 का जो सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या नाम है? तो शरण कुमार लिम्बाले। नाम आप याद रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाले को जो है 2020 का जो है दिया गया आपका सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट PSC की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब तो आप याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल उस राज्य का, परंतु उसके सदस्यों को हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति। तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उसके सदस्यों को जब बर्खास्त करने की बारी आती है तो उनको हटाने का कार्य करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है?
तो विजय हजारे ट्रॉफी आपकी संबंधित है क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत कब की गई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को, तथा महात्मा गांधी ने जो है 6 अप्रैल को जाकर 1930 में दांडी में नमक कानून तोड़ा था। तो इसे आपको ध्यान देना, 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो त्वरण है यह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो एक्सेलेरोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और आकाश का जो नीला रंग है किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो रंग होता है वह नीला होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है आपको मिलेगा 11.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा प्रैक्टिस सेट का, पीतल किसकी मिश्रित धातु है? तो पीतल मिश्रित धातु होती है आपका किसका? जिंक और कॉपर का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो पीतल है वह किसकी मिश्रित धातु है? तो जिंक और कॉपर के, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा था 13वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी मिलेगा मैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।